India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, कोर्ट्स राउंडअप में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट्स और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मथुरा की अदालत ने सिद्दीकी कप्पन और अन्य 3 के खिलाफ शांति भंग का आरोप किया रद्द। कहा, नियम अनुसार 6 महीने में जांच पूरी नहीं कर सकी पुलिस। यूएपीए और दूसरी दफाओं में मुकदमा बरकरार। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को दी चुनौती। देवांगना, कलिता, नताशा नरवाल और आसिफ इकबाल तन्हा को जमानत देने के आदेश के खिलाफ पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की विशेष अनुमति याचिका। फ्रेंचाइजी समझौता समाप्त करने के मामले में डेक्कन चार्जर्स बीसीसीआई ने जीती कानूनी जंग। बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले के बाद डेक्कन चार्जर्स को नहीं देंगे होंगे 4,800 करोड़ रुपए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा, नाबालिग पति की कस्टडी पत्नी को नहीं दी जा सकती क्योंकि ये एक वयस्क और नाबालिग के बीच सहवास की मंजूरी होगी। India Legal presents Courts Roundup. मथुरा के एक स्थानीय अदालत ने पत्रकार सिद्दीकी कप्पन सहित 4 लोगों को शांति भंग के आरोपों से मुक्त कर दिया है। इस मामले में पुलिस तय 6 महीने में जांच पूरी नहीं कर सकी, जिसके बाद कोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 116(6) के तहत ये फैसला दिया है। कोर्ट ने आरोपी अतीकुर रहमान, लालल, पत्रकार सिद्दीकी कप्पन और मसूद को आरोप मुक्त कर दिया है। शांति भंग के मामले में ये नियम है कि अगर आरोपी जेल में है और 6 महीने तक पुलिस अदालत में सबूतों के साथ आरोप साबित नहीं कर पाती तो उसका केस खत्म ही हो जाता है। लेकिन कप्पन, उनके 2 साथी और ड्राइवर पर 6 अक्टूबर को यूएपीए और दूसरी दफाओं में भी मुकदमा दर्ज हुआ था और उस मुकदमे में इनके खिलाफ पुलिस चार्जशीट दाखिल कर चुकी है और ये केस मथुरा के एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में अभी चल रहा है। चरमपंथी समूह पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के साथ संबंध होने के संदेह में कप्पन और उनके कथित सहयोगियों को 5 अक्टूबर 2020 को हाथरस जाते वक्त गिरफ्तार किया गया था। मथुरा के कोर्ट ने केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन और 3 अन्य लोगों को शांति भंग करने के आरोप से मुक्त कर दिया, क्योंकि पुलिस इस मामले की जांच तय 6 महीने में पूरा नहीं कर पाई। बचाव पक्ष के वकील ने जानकारी दी कि उप संभागीय मजिस्ट्रेट रामदत्त राम ने मंगलवार को आरोपियों अतीकुर रहमान, आलल, पत्रकार सिद्दीकी कप्पन और मसूद को आरोप मुक्त कर दिया। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट रामदत्त राम ने सीआरपीसी की धारा 116(6) के तहत निर्धारित 6 महीने की निर्धारित अवधि के भीतर पुलिस द्वारा कप्पन के खिलाफ जांच पूरी करने में विफल रहने के कारण शांति भंग के आरोप को रद्द किया है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 116(6) के अनुसार इस धारा के तहत जांच शुरू होने की तारीख से 6 महीने की अवधि के भीतर जांच पूरी की जाएगी और अगर इस तरह की जांच पूरी नहीं हुई तो इसके तहत कार्रवाई उक्त अवधि की समाप्ति पर समाप्त हो जाएगी, जब तक कि विशेष रूप से देरी के कारणों को लिखित रूप में दर्ज न किया जाए। अन्यथा मजिस्ट्रेट निर्देश दे कि जहां किसी व्यक्ति को ऐसी जांच के लिए हिरासत में रखा गया है, उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई जब तक कि समाप्त न हो तब तक की हिरासत में ही रखा जाए, यानी 6 महीने की अवधि की समाप्ति पर कार्रवाई समाप्त न की जाए। इन हालातों में सिद्दीक कप्पन को दंड प्रक्रिया संहिता की सीआरपीसी की धारा 151 या संज्ञा अपराधों को रोकने के लिए गिरफ्तारी, 107 या अन्य मामलों में शांति बनाए रखने के लिए सुरक्षा और 116 सूचना की सच्चाई की जांच के तहत आरोपों से मुक्त कर दिया गया है।
चरमपंथी समूह पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया या पीएफआई के साथ संबंध होने के संदेह में कप्पन और उनके कथित सहयोगी चरमपंथी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया या पीएफआई के साथ संबंध होने के संदेह में कप्पन और उनके कथित सहयोगियों को 5 अक्टूबर 2020 को गिरफ्तार किया गया था। ये लोग हाथरस में एक युवती के साथ हुए सामूहिक बलात्कार और हत्या के बाद उसके गांव जा रहे थे। इन लोगों पर आरोप लगाया गया था कि ये लोग पीएफआई के आलाकमान के इशारे पर हाथरस में दंगा फैलाने की नीयत से जा रहे थे। इनको देशद्रोह एवं दंगा भड़काने का प्रयास करने तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया था। वहीं कप्पन ने मथुरा जिला न्यायालय में नियमित जमानत याचिका दायर की है, जिसमें कहा गया है कि आरोप पत्र में आरोपों में बिना दस्तावेजों के समर्थन के अन्य कथित अपराधों को जोड़ने के लिए कुछ भी नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट। दिल्ली पुलिस ने उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगा मामले से संबंधित केस में देवांगना कलिता, नताशा नरवाल और आसिफ इकबाल तन्हा को जमानत देने के फैसले को चुनौती दी है। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका या एसएलपी दायर की है। दिल्ली दंगा मामले में देवांगना कलिता, नताशा नरवाल और आसिफ इकबाल तन्हा को जमानत देने वाले दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन दायर की है। याचिका में पुलिस ने दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से सुनाए गए फैसले पर पुनर्विचार की मांग की है। हाई कोर्ट ने 50,000 रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दे दी थी। जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस अनूप जे भंभानी की बेंच ने ये फैसला सुनाया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने 15 जून के अपने फैसले में पाया कि गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम या यूएपीए के तहत अपराध दिल्ली दंगों की साजिश मामले में छात्र नेताओं आसिफ इकबाल तन्हा, नताशा नरवाल और देवांगना कलिता के खिलाफ प्रथम दृष्टया नहीं बनते हैं। दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि दिसंबर 2019 से नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ उनके द्वारा आयोजित विरोध प्रदर्शन उत्तर पूर्वी दिल्ली सांप्रदायिक दंगों के पीछे एक बड़ी साजिश का हिस्सा थे। खंडपीठ ने कहा कि आरोप यूएपीए के तहत सही नहीं है। जमानत देने के खिलाफ यूएपीए की धारा 43D(5) की कठोरता आरोपी के खिलाफ भी सही नहीं थी, इसलिए वो आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत सामान्य सिद्धांतों के तहत जमानत देने के हकदार हैं। पीठ ने कहा था, क्योंकि हमारा विचार है कि धारा 15, 17 या 18 यूएपीए के तहत कोई अपराध अपीलकर्ता के खिलाफ विषय चार्जशीट और अभियोजन द्वारा एकत्र और उद्धृत सामग्री की प्रथम दृष्टया प्रशंसा पर नहीं बनता है। इन तीनों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। बाद में सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान की रोकथाम संबंधी कानून 1984, हथियार कानून 1967 और यूएपीए की धाराओं के तहत भी आरोप लगाए गए थे। छात्र नेताओं ने तिहाड़ जेल में 1 साल से अधिक समय बिताया है। यहाँ तक कि महामारी की 2 घातक लहरों के बीच भी महामारी के कारण अंतरिम जमानत का लाभ उन्हें उपलब्ध नहीं था, क्योंकि वो यूएपीए के तहत आरोपी थे। ब्यूरो रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आरोपी को हिरासत में लेने का निर्देश उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। ये जांच एजेंसी पर है कि वे गिरफ्तार करे या नहीं। जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम की पीठ एक प्राथमिकी के सिलसिले में याचिकाकर्ता एक पुलिस अधिकारी को अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश मंगलुरु द्वारा दी गई अग्रिम जमानत को रद्द करने के कर्नाटक उच्च न्यायालय के 24 मई के आदेश के खिलाफ दायर एक एसएलपी पर विचार कर रही थी। आरोपी को हिरासत में लेने पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम व्यवस्था दी है। कोर्ट ने कहा है कि आरोपी को हिरासत में लेने का निर्देश हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। एक केस में एफआईआर शादी का झूठा वादा कर शिकायतकर्ता को कथित रूप से संभोग के लिए मजबूर करने के आरोप में धारा 376 यानी कि बलात्कार और 323 यानी कि चोट के तहत दर्ज की गई थी। आक्षेपित आदेश के जरिए उच्च न्यायालय ने जांच को कोर ऑफ डिटेक्टिव्स सीओडी को स्थानांतरित कर दिया और जांच एजेंसी को आदेश की तारीख से 4 महीने के भीतर अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। उच्च न्यायालय ने जिला पुलिस अधीक्षक को याचिकाकर्ता के साथ मिलीभगत के आरोपी नामित पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने और 3 महीने के भीतर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। उच्च न्यायालय ने जांच अधिकारी को याचिकाकर्ता अभियुक्त को हिरासत में लेने और संबंधित क्षेत्राधिकार न्यायालय के समक्ष पेश करने का निर्देश दिया था। बेंच ने कहा कि हम पाते हैं कि आरोपी को हिरासत में लेने का ऐसा निर्देश देना उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। किसी आरोपी को गिरफ्तार किया जा सकता है या नहीं,
ये जांच अधिकारी द्वारा जांच में एकत्र की गई सामग्री और निर्णय पर निर्भर करता है। ये जांच एजेंसी पर है जिसे जांच सौंपी गई है कि याचिकाकर्ता को कब गिरफ्तार किया जाना है। एसएलपी को खारिज करते हुए पीठ ने कहा कि जांच अधिकारी के पास ये विकल्प है कि वो तय करे कि याचिकाकर्ता को कब गिरफ्तार किया जाना है या उसे गिरफ्तार नहीं किया जाना है। जस्टिस गुप्ता ने कहा कि अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती क्योंकि कथित तौर पर शिकायतकर्ता का इतिहास खराब है। भले ही उसने अतीत में ऐसी शिकायतें की हों, लेकिन उसे इस तरह से ब्रांडेड नहीं किया जा सकता है। पीठ ने उच्च न्यायालय के उस निर्देश को खारिज कर दिया जिसमें जांच अधिकारी को आरोपी को हिरासत में लेने और संबंधित क्षेत्राधिकार न्यायालय के समक्ष पेश करने के लिए कहा गया था। ब्यूरो रिपोर्ट। और चलिए इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर शिवम शर्मा जी जुड़ गए हैं, अधिवक्ता हैं। शिवम जी, आरोपी को हिरासत में लेने पर हाईकोर्ट ने क्या कुछ टिप्पणी की है? जी इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि आरोपी को हिरासत में लेने का निर्देश उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र से बाहर है। आरोपी को गिरफ्तार किया जाए या ये नहीं, ये विशेष अपराध की जांच में ये एजेंसी सीओडी पर है कि वह मामले में फैसला करे। हम इस शर्त को रद्द कर देंगे। याचिकाकर्ता को कब कैसे गिरफ्तार किया जाता है इस पर निर्णय लेने का विकल्प आयोग के पास है। और यही वही इस मामले में आगे बेंच ने कहा है कि हम पाते हैं कि आरोपी को हिरासत में लेने का ऐसा निर्देश देने उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। किसी आरोपी को गिरफ्तार किया जा सकता है या नहीं, ये जांच अधिकारी द्वारा जांच में एकत्र की गई सामग्री और निर्णय पर निर्भर करता है। ये जांच एजेंसी पर है जिसे जांच सौंपी गई है कि याचिकाकर्ता को कब गिरफ्तार किया जाना है। इसलिए दिनांक में 24/2021 के आदेश में निर्धारित शर्त संख्या 3 को रद्द किया जाए। एसएलपी को खारिज करते हुए पीठ ने कहा कि जांच अधिकारी के पर यह विकल्प है कि वह यह तय करे कि याचिकाकर्ता को कब गिरफ्तार किया जाना है या उसे गिरफ्तार नहीं किया जाना है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ जस्टिस हेमंत गुप्ता ने आगे ये कहा कि अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती क्योंकि कथित तौर पर शिकायतकर्ता का इतिहास खराब रहा है। भले ही उसने अतीत में ऐसा शिकायत की हो, लेकिन उसे इस तरह ब्रांडेड नहीं किया। जी बहुत शुक्रिया आपका शिवम जी, हमारे साथ सीधे फोन लाइन पर जुड़ने के लिए और तफसील से इस खबर पर जानकारी देने के लिए। एक विधवा मां और एक अन्य रिश्तेदार ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर मांग की है कि विदेश मंत्रालय को निर्देश दिया जाए कि उन्हें विदेश में गंभीर रूप से बीमार अपने बेटे के पास जाने के लिए ऑस्ट्रेलियाई उच्चायोग से वीजा प्राप्त करने में सहायता प्रदान करे और साथ ही उनके बेटे को चिकित्सा सहायता प्रदान की जाए। एडवोकेट गुरिंदर पाल सिंह के माध्यम से दायर इस याचिका में भारत के विदेश मंत्रालय के माध्यम से सरकार से निर्देश देने की मांग की गई है ताकि सरकार अपने अधिकारियों के जरिए याचिकाकर्ताओं को ऑस्ट्रेलियाई उच्चायोग से वीजा विजिटर या पर्यटक उप वर्ग 600 प्राप्त करने में मदद और सुविधा प्रदान कर सके। अर्शदीप सिंह अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए 2018 में ऑस्ट्रेलिया गया था और 2020 में पढ़ाई पूरी होने के बाद उसे ब्रिजिंग ए वीजा प्रदान किया गया था। उसके बाद से वे वहां रह रहा है। मामले के याचिकाकर्ताओं यानी कि उसकी मां और एक रिश्तेदार को 9 जून को पता चला था कि अर्शदीप सिंह 8 जून से सेंट विसेंट अस्पताल मेलबर्न में एक इंडोर रोगी के रूप में भर्ती है और जीवन के लिए खतरनाक स्थिति यानी गुर्दे की बीमारी से पीड़ित है जो अपने अंतिम चरण में है और उसे डायलिसिस की आवश्यकता है। उसे हेमट्यूरिया के साथ नेफ्रोटिक फ्रेंच प्रोटीनूरिया भी है और इसीलिए उसे थ्रोम्बाउसिस का खतरा है। इसे देखते हुए याचिकाकर्ताओं ने 11 जून को वीजा विजिटर पर्यटक उपवर्ग 600 के लिए आवेदन किया और कोरोना वैश्विक महामारी के कारण आवश्यक यात्रा छूट स्वीकृति प्रपत्र भी जमा किया। याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता नंबर 1 अर्शदीप सिंह की विधवा मां है। वह बहुत मानसिक रूप से तनाव में है और वह हर पीड़ादायक मिनट अपने बेटे के साथ रहने, उसकी देखभाल करने और उसका मनोबल बढ़ाने और उसे सहायता प्राप्त करने की इच्छा में बिता रही है। एक मां के रूप में वह हर पल अपने बेटे की चिंता कर रही है और उसके स्वास्थ्य को लेकर और उसके जीवन के लिए प्रार्थना भी कर रही है, उसके साथ रहना चाहती है। बॉम्बे हाई कोर्ट से बीसीसीआई को एक विवाद में बड़ी राहत मिली है। बीसीसीआई को आईपीएल का हिस्सा रही डेक्कन क्रॉनिकल होल्डिंग लिमिटेड को एक विवाद में
4,800 रुपए का भुगतान करना था। इस आदेश को जस्टिस एस पटेल की खंडपीठ ने रद्द कर दिया। बीसीसीआई ने जुलाई 2020 के उस फैसले को चुनौती दी थी जिसमें उसे 4,800 करोड़ रुपए का भुगतान करने के लिए कहा गया था। ये मामला साल 2012 में डेक्कन चार्जर्स होल्डिंग लिमिटेड के साथ फ्रेंचाइजी समझौते को समाप्त करने को लेकर था। डेक्कन क्रॉनिकल होल्डिंग लिमिटेड के स्वामित्व वाली डेक्कन चार्जर्स इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल की 8 मूल टीमों में से एक थी। एडम गिलक्रिस्ट के कप्तानी में डेक्कन चार्जर्स ने साल 2009 के आईपीएल का सीजन भी जीता था। बीसीसीआई ने सितंबर 2021 में फ्रेंचाइजी को समाप्त कर दिया था। बीसीसीआई ने डेक्कन चार्जर्स पर यह भी आरोप लगाया था कि उसने बीसीसीआई के कोड का उल्लंघन किया है। वहीं डेक्कन क्रॉनिकल होल्डिंग लिमिटेड ने फ्रेंचाइजी को नीलाम करने की कोशिश की। इसके बाद बीसीसीआई ने डीसीएचएल का कॉन्ट्रैक्ट समाप्त कर दिया था और सभी खिलाड़ियों को ऑक्शन में डाल दिया। इसके बाद डीसीएचएल ने बीसीसीआई के फैसले के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और दावा किया कि ये बर्खास्तगी मनमानी थी। कोर्ट ने साल 2021 में सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति सीके ठक्कर को मध्यस्थ नियुक्त किया था, जिन्होंने पिछले साल डेक्कन चार्जर्स को 4,800 करोड़ रुपए चुकाने का आदेश दिया था, जिसके खिलाफ बीसीसीआई ने अपील की थी। नाबालिग से रेप केस में फंसे टीवी एक्टर पर्ल वी पुरी को वसई सेशन कोर्ट ने जमानत दे दी है और ऐसे में 4 जून 2021 को पुलिस ने पर्ल वी पुरी को गिरफ्तार किया था। पर्ल के वकील जितेश अग्रवाल ने एक्टर के बेल को कंफर्म किया। गिरफ्तार होने के बाद 5 जून को पर्ल वी पुरी को वसई कोर्ट में पेश किया गया था, जहां पर उनकी जमानत अर्जी को खारिज कर दिया गया था। कोर्ट ने पर्ल वी पुरी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। इसके बाद 11 जून को पर्ल की जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया था। आपको बता दें कि अब आखिरकार बाद में एक्टर को कोर्ट ने जमानत दी है। पुरी पर भारतीय दंड संहिता की धारा 376 एबी और धारा 4, 8, 12, 19 और 21 यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण या पॉस्को एक्ट 2012 के तहत मामला दर्ज किया गया। इससे पहले सह कलाकार की मां के परिवार ने कहा कि पर्ल के खिलाफ मामला झूठा है और उसका अलग रह रहा पति नाबालिग की कस्टडी पाने के लिए इस मामले का उपयोग करने का इरादा रखता है। शुरू में अज्ञात लोगों के खिलाफ ही मामला दर्ज किया गया था, लेकिन 8 दिन बाद पिता ने दावा किया कि बच्चे ने सीरियल में रघुबीर का नाम पर्ल का किरदार निभाया था। वहीं लड़की ने कहा कि रघुबीर भैया ने उसे अनुचित तरीके से छुआ। हालांकि उन्होंने कहा कि वरिष्ठ अधिवक्ता आबाद पोंडा के बचाव पक्ष ने विभिन्न अदालतों के अंदर लंबित कार्रवाई के साथ ही माता पिता के बीच चल रहे विवाद का हवाला दिया। अपनी जमानत अर्जी में पुरी ने कहा कि बच्चे को देर से मेडिकल जांच के लिए ले जाया गया और उसकी प्रतिष्ठा धूमिल करने के लिए उसे गिरफ्तार किया गया। हालांकि अभियोजन पक्ष ने ये कहते हुए याचिका का विरोध किया कि नायर अस्पताल की मेडिकल रिपोर्ट में हाइमन आंसू और पुराने घाव भर गए। उन्होंने आगे तर्क दिया कि पुरी एक प्रभावशाली व्यक्ति है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली यूपी सरकार के 2018 के आदेश को बरकरार रखा, जिसमें तत्कालीन सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी द्वारा जारी आदेश को रद्द कर दिया गया था। इस आदेश में 7 निजी शैक्षणिक संस्थानों को प्रांतीय अधिग्रहण किया गया था। कोर्ट ने पाया कि जब 2016 का प्रांतीयकरण आदेश पारित किया गया था, तब पद स्वीकृत या सृजित नहीं किए गए थे और न ही वित्त विभाग से अनुमोदन प्राप्त किया गया था और न ही वित्तीय बोझ और अन्य प्रासंगिक पहलुओं का उचित मूल्यांकन परीक्षण देखा गया था। यह आदेश तत्कालीन सपा सरकार द्वारा दिसंबर 2016 के अंत में पारित किया गया था, जब विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव अधिसूचना किसी भी तारीख को जारी की जा सकती थी। इसीलिए ये निश्चित रूप से लोकप्रिय प्रशंसा हासिल करने के लिए किया गया था। कोर्ट ने कहा कि शासन के सिद्धांत को न्याय समानता और निष्पक्षता की कसौटी पर परखा जाना चाहिए और यदि निर्णय न्याय समानता और निष्पक्षता पर आधारित नहीं है और अन्य मामलों को ध्यान में रखा गया है तो उक्त निर्णय वैध लग सकता है, लेकिन एक के रूप में वास्तव में कारण मूल्यों पर आधारित नहीं है। इसीलिए लोकप्रिय प्रशंसा प्राप्त करने के लिए उस निर्णय को संचालित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। राजनीतिक उद्देश्य के अलावा बेंच ने कहा कि प्रांतीयकरण आदेश अनुचित जल्दबाजी के साथ पारित किया गया था और पदों की सृजन स्वीकृति के संबंध में आवश्यक प्रैक्टिस और राज्य सरकार पर वित्तीय बोझ के संबंध में वित्त विभाग के परामर्श से शिक्षण को वेतन
साथ ही आपको बता दें कि शिक्षण को वेतन का भुगतान करने के लिए पारित किया गया था। इसके अलावा बेंच ने कहा कि प्रांतीयकरण आदेश पारित करने के लिए कोई विशिष्ट अधिनियम, नियम या वैधानिक समर्थन नहीं है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हाल ही में एक नाबालिग का पति की कस्टडी अपनी पत्नी को देने से इनकार करते हुए कहा कि अगर एक नाबालिग पति को उसकी पत्नी की कस्टडी में रखा जाएगा तो ये यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम या पॉस्को एक्ट 2012 के तहत अपराध की अनुमति देना होगा। न्यायमूर्ति जे मुनीर की खंडपीठ ने कहा कि उनकी शादी वैध नहीं है और अगर नाबालिग पति को उसकी पत्नी की कस्टडी में रखा जाता है तो ये एक बालिग और नाबालिग के बीच सहवास को मंजूरी देने के बराबर ही होगा। मनीष कुमार की उम्र करीब 16.5 साल है और उन्होंने कानून के संज्ञान में आपको बता दें कि बालिग ज्योति से शादी की है जिसकी उम्र 18 साल से ज्यादा है। मनीष ज्योति से शादी के बाद ज्योति और उसके परिवार के सदस्यों के साथ रह रहा था। हालांकि मनीष की मां ने आरोप लगाया कि ज्योति और उसके परिवार के सदस्यों ने उसके नाबालिग बेटे मनीष को बहला फुसलाकर उसकी शादी के लिए उसे मजबूर किया, जो कि कानून के तहत गैर कानूनी है। उसने ये भी आरोप लगाया कि उसके बेटे को ज्योति और उसके परिवार के सदस्यों ने अवैध रूप से कस्टडी में रखा है और इस तरह मनीष की मां ने तत्काल बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की है। अदालत के समक्ष उसने मनीष कुमार को पहले याचिकाकर्ता के रूप में और खुद को दूसरे रूप में पेश किया। अदालत ने कहा कि अदालत से कहा गया कि वह अपने बेटे मनीष कुमार को इस अदालत के सामने पेश करने का आदेश दें और पेश होने पर मनीष कुमार की देखभाल के लिए उसकी कस्टडी उन्हें सौंपे जाने के तरीके पर विचार करें। अदालत के समक्ष मनीष कुमार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वह अपनी मां के साथ नहीं रहना चाहता। न्यायालय की टिप्पणियां कोर्ट ने कहा कि जिस तरह 1956 के अधिनियम की धारा 6C के तहत एक नाबालिग हिंदू पत्नी की शादी एक बालिग लड़के से और पति को उसके प्राकृतिक अभिभावक के रूप में माना जा सकता है, ऐसा कोई मामला नहीं है। उसी तरह पॉक्सो अधिनियम नाबालिग और बालिग के बीच सहवास को प्रतिबंधित भी करता है। कोर्ट ने फैसले में कहा कि एक बालिग महिला को अगर शादी करने की अनुमति दी है या अधिक विशेष रूप से एक नाबालिग के साथ पूर्ण विवाह की अनुमति दी गई है तो 2012 के अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत निश्चित रूप से अभियोजन शुरू होने के बाद आरोप स्थापित होने के अधीन मुकदमा चलाया जाएगा। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.